सोनू आर्य आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। आज एक भ्रमात्मक तर्क, एक ऐसा तर्क जो कुतर्क मैं कहूँगा, अधिकतर लोगों के मुख से हमने सुना, और ये है इस राष्ट्र का दुर्भाग्य भी रहा कि हमारा जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम के अंदर किसी भी पुस्तक को आप उठा लीजिए, हर पाठ्यक्रम की पुस्तक के अंदर हर पेज के ऊपर आपको यही लिखा मिलेगा कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं थे, वो विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रांता थे, जो कि बेहद कुतर्क है। एक जो है आप सबको पता, इस राष्ट्र का नाम प्राचीन नाम जो आर्यवर्त रहा है, हम आर्यों की संतान थे। हमारे महापुरुष उन्हें भी आर्य नाम से जगह जगह संबोधित किया गया है। तो इसी तर्क के ऊपर आज बहस करने के लिए सरदेव स्वामी आर्यवेद जी, जो कि आर्य समाज के तपोनिष्ठ सन्यासी है, आर्य प्रतिनिधि सभा जो कि आर्य समाज की संगठनों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और स्वामी जी बड़े धुरंधर विद्वान भी हैं। बहुत बड़ा कद आर्य समाज में आपका है। देश ही नहीं विदेशों में लगभग 50 से ज़्यादा देशों में सरदेव स्वामी जी आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर घूमते रहते हैं, प्रयासरत हैं। तो आइए स्वामी जी से जानते हैं कि ये जो तर्क दिया गया था इसके पीछे वास्तविक षड्यंत्र क्या था और कैसे इसको फैलाया गया। गुरु जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग आज कहते हैं, जगह जगह हमारे सिलेबस के अंदर भी यही पढ़ाया जा रहा है कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं थे, वो विदेशी आक्रमणकारी थे, ऐसे कुतर्क जो दिए जाते हैं, ये कैसा ये षड्यंत्र था और उसके पीछे मूल भावना क्या काम करती है? सोनू जी, आपने बड़ा एक ज्वलंत विषय रख दिया जो बहुत ज़रूरी है आज की पीढ़ी के बच्चों को और नौजवानों को समझाने और समझने की। आर्य लोग बाहर से आए थे, इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, ये प्रश्न बहुत पुराने समय से लोग उठाते आते हैं। उसका कारण ये है कि वर्तमान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं और बहुत सारा ऐसा और भी साहित्य जिसमें बहुत योजना के साथ लोगों ने इन चीज़ों को डाला, जिससे कि लोगों में ये भ्रम फैल जाए कि ये जो आर्य लोग हैं ये यहाँ के निवासी हैं ही नहीं, ये तो बाहर से आकर के इस देश के ऊपर हावी हो गए, आक्रामक थे। ये सब बातें जानबूझ करके लोगों ने इसमें डाली। पहले तो ये विदेशी लोगों का षड्यंत्र था ताकि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को अपनी पुरानी धरोहर जो है, जो आर्यों का इतिहास है, उसके ऊपर से आस्था हट जाए। इनकी आस्था वेदों से, हमारे प्राचीन इतिहास से, राम और कृष्ण से, या और जितना भी इतिहास मिलता है उससे सब से हट जाए और ये लोग उसके प्रति कोई भी श्रद्धा ना रख सकें। तो ये योजना थी लोगों की कि इनको किसी तरह से बदला जाए। साहित्य में जब किसी चीज़ की मिलावट हो जाती है तो आप मान लो कि उसमें फिर बहुत गुंजाइश है कि लोग जैसा साहित्य मिलेगा वैसा ही मानस बनाते चले जाते हैं। तो उन्होंने साहित्य में परिवर्तन किया। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने वेद के जो मंत्र थे उनका भी गलत भाष्य किया, जिसमें विदेशी राइटर जो थे, जो मैक्स मुलर थे, मैकडोनल्ड थे, कीथ थे, ऐसे बड़े बड़े जो दार्शनिक थे विदेशी, उन्होंने वेद के मंत्रों के अर्थ किए। हमारे देश के भी कुछ ऐसे बहुत ही निम्न कोटि के जो लोग थे जिनको पैसे का लालच देकर वेद भाष्य करवाए, जिनमें महिधर है, उवट है, जिसमें सायण है, रावण है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। इन सभी विद्वानों ने वेद के मंत्रों के भी गलत अर्थ किए और उनमें यहाँ तक लिख मारा कि वेद के अंदर लिखा है कि जो है मांस खाना चाहिए, आर्य लोग मांस खाते थे, ये होता था। जबकि वेद में इतिहास कहीं भी नहीं है, एक शब्द भी इतिहास के रूप में कोई नहीं है वेद में कि पहले के लोग, आर्य लोग मांस खाते थे। ये तो इतिहास का तथ्य हुआ, ये तो वेद का विषय ही नहीं, किंतु वेद में इसका भी भाष्य कर डाला लोगों ने, वो इसलिए कि वेदों से भी आस्था उठ जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो सवाल है ये षड्यंत्र से पाठ्यक्रमों में इसको डाल करके और ये तय कर दिया कि आर्य लोग यहाँ के निवासी नहीं थे। अब इस पर बहस होती रहती है। नई पीढ़ी के बच्चे जो इसको पढ़ते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, उनको तर्क भी देते हैं तो भी कहते जी हमारी तो किताब में लिखा है। अब वो किताब कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके तय में वो नहीं जाना चाहते। वो तो यही जानते जी हमारी तो परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, हमको यही लिखना होता है। तो मूल जो इसमें वास्तविकता है वो ये है कि जब दुनिया बनी थी तो वेद में मंत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि इस दुनिया का जो निर्माण हुआ, पहले जो मनुष्य यहाँ धरती पर आए वो त्रिविष्टप नाम से, जो आज का तिब्बत है, हिमालय के ऊपर चीन के अंदर जो छोटा सा हिस्सा तिब्बत का है, ये वो जगह थी जहाँ मनुष्य लोग पैदा हुए। और ये फिर बाद में उस पहाड़ से नीचे मैदान में फैल गए। तो सबसे पहले इनको फैलने के लिए जो सबसे अनुकूल जो जगह मिली वो भारत मिली। वो यहाँ से नीचे उतर कर के भारत के मैदानों में रहने लगे। ये लोग सब के सब आर्य थे।
और आर्य जो है केवल गुणों से थे, ये नस्ल से आर्य नहीं थे, ये कोई जाति से आर्य नहीं थे। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग आर्य को कोई जाति मानते हों या आर्य को कोई नस्ल मानते हों, वो आर्य के शब्द के बारे में जानते नहीं। आर्य और दस्यु दो शब्द आते हैं वेद में। आर्य वे लोग होते हैं जो परोपकारी हैं, जो सदाचारी हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इंसानियत से भरे हुए लोग हैं, वो आर्य हैं। री गतौ धातु है व्याकरण की, उससे इस आर्य शब्द की निष्पत्ति होती है, ये बनता है। अर्थात जो गतिशील है, जो मेहनत करने वाला है, परिश्रम करने वाला है, जो अपनी परिश्रम की कमाई में विश्वास रखने वाला है, वो लुटेरा नहीं है बल्कि वो उदार व्यक्ति होता है, वो आर्य है। श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहा गया है, वो कहीं भी होता है। किंतु ये जो लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, ये लोग जाति या नस्ल के रूप में ये बात बताते हैं, बल्कि आर्यों की पहचान भी बता देते हैं। लंबी लंबी नाक वाले, गोरे रंग वाले, ऐसे वैसे, ये बात करके वो कह देंगे आर्य तो कोई काला भी हो सकता है, आर्य तो कोई दूसरे दुनिया के दूसरे कोने में भी हो सकता है। आर्य तो गुणवाचक शब्द है। तो इसलिए भारत के अंदर क्योंकि सब आर्य लोग आए, तो इस देश का नाम प्रारंभ में आर्यावर्त रहा। आज इतिहास के ढंग से आप रामायण को उठा लो, और रामायण में जितने संबोधन आते हैं उनमें आते हैं हे आर्य पुत्र तुम ऐसा करो, हे आर्य तुम ऐसा करो। महाभारत में उठा लो, महाभारत में भी यही आता है। फिर 2500 साल पहले जैन साहित्य को उठा लो, उसमें भी यही आता है। सब जगह आर्यावर्ते, भरतखंडे, ये शब्द आते हैं जैन साहित्य के अंदर। आर्य और उनका जो रहने का स्थान था आर्यावर्त, वो ये भारत था। यहीं पर वे लोग रहे, यहीं के वो मूल निवासी थे, और गुणों की वजह से आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर रहे। अनार्य वे लोग थे जिनमें अच्छाई के गुण नहीं थे, जो निकम्मे थे, जो निठल्ले थे, जो लुटेरे थे, दूसरों के धन को हड़पने वाले थे, जिनके अंदर प्रमाद था, आलस्य था, जिनके अंदर व्यसन थे, दोष थे, शराबी कबाबी आदि अनेक तरह के जो अनाचार थे वे लोग करते थे, वो अनार्य थे। तो अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करता वो दस्यु होता है। जो निठल्ला निकम्मा होता है, दूसरों के धन पे पलता है, वो दस्यु होता है। और जो मेहनत करता है वो आर्य होता है। इसलिए आर्य और दस्यु तो रहते आए हैं इसमें। तो इसलिए जो लोग ये बात उठा रहे हैं वो किसी षड्यंत्र का शिकार होकर ऐसा कहते हैं। एक बात मैं और पूछता हूँ, जो लोग ये तर्क देते हैं कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से ये लोग आए थे तो वहाँ कुछ न कुछ तो अपना पहचान छोड़ के आए होंगे। जो इनका व्यवहार है, जो इनका स्वभाव है, जो इनके जो रीति रिवाज हैं, वहाँ तो कुछ ना कुछ तो बचे होंगे। तो वो जगह दुनिया की बताओ जहाँ से ये आए थे, वहाँ चल के पता कर लेते हैं कि वहाँ आर्यों के कौन कौन से चिन्ह अभी बाकी हैं। तो ये बिल्कुल ही बेतुका तर्क है कि ये बाहर से आए और आक्रमण करके आ गए। आक्रमण करने की इनको ज़रूरत ही नहीं थी। उस समय तो सृष्टि बनी और ये इस इलाके में फैल गए, यहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर अच्छी जगह थी, अच्छे पहाड़ थे, अच्छी नदियाँ थी, साफ़ सुथरी जगह थी, मैदानी इलाके थे, उनमें बस गए तो ये लोग रहने लगे। इसलिए उस समय का जो इतिहास है, आर्यावर्त का इतिहास, उसको आर्यों का इतिहास कहने लगे। तो इस नाते से कहीं किसी भी बात में इनके दम नहीं है। अगर है तो ये तर्क मैं दे रहा हूँ कि जहाँ से ये बाहर से आक्रामकता बताते हैं इनको, वहाँ किसी भी जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो जहाँ रहता था वहाँ कुछ ना कुछ उसके सिम्टम, उसके लक्षण, उसका प्रभाव दिखाई देगा, उसके रीति रिवाज दिखाई देंगे। सब कुछ साथ नहीं समेट के ले जाता आदमी, वहाँ भी तो कुछ छोड़ा होगा। किंतु मैं दूसरी बात ये भी कह दूँ, पिछले दिनों मैंने एक ईरान देश के अंदर छपी हुई छोटी सी पुस्तिका देखी। ईरान में सरकार है मुसलमानों की, और वहाँ के एक शहर है तेहरान। तेहरान के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट की एक गाइड बुक थी, जो यात्रियों की गाइड होती है, उनको दिशा देने के लिए कहाँ क्या चीज़ देख सकते हो, क्या है, अपने देश के बारे में पर्यटन गाइड थी वो। उस गाइड के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ईरान। इस ईरान शब्द की व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है। तो वहाँ पर वो कहता है कि ईरान का मतलब होता है द लैंड ऑफ आर्याज, आर्यों की भूमि, उसका नाम ईरान है। और दो व्याख्याएं और भी कर रखी हैं। जब ये मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आर्यों की भूमि का नाम ईरान है, तो ये तो आर्यों की भूमि, यहाँ तो राज्य तो दूसरा है, तो इसकी तह में जाना चाहिए। तो फिर मैंने उसके भीतर डुबकी लगाई, तो 4-6 पेज छोड़ने के बाद एक जगह मैंने देखा हिस्ट्री ऑफ आर्याज, और वहाँ वो लिखते हैं कि 3000 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 3000 साल पहले
आर्यंस केम फ्रॉम कॉकेजियन माउंटेन्स। कॉकेजियन माउंटेन्स जो है ये हिमालय के साथ ही संभवतः पीछे कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनमें से आर्य लोग 5000 साल पहले ईरान में आए और वो प्रशांत महासागर या उसको पार करके आए और यहाँ पर रहने लगे। और ईरान के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने उद्योग हैं, जितना वहाँ पर कृषि है, हरियाली है, उस सारे को इन आने वाले आर्य लोगों ने यहाँ पर फैलाया। और आज भी उस ईरान के अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि आर्यानाम बैंक, आर्यानाम एयरलाइंस, आर्यानाम और वहाँ के राष्ट्रपति का जो पद है उसका नाम है आर्य मिहिर। तो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक ये सारा एरिया ऐसा था जिसमें भारत भी है, जहाँ पर आर्य सभ्यता और आर्यों की परंपराओं का बहुत बड़ा प्रभाव था। वो इतिहास के पन्नों में है, उसको लोग देख सकते हैं। किंतु मूल विषय जो आपके द्वारा यहाँ पर रखा गया है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, आक्रांता थे। ये सब बातें, ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत डाली गई हैं ताकि भारत की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अपने आप को ऐसे लोगों का वो ना माने कि जो लोग यहाँ आक्रमण करके आए, हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के, आर्य लोग बाहर के हैं, तो आखिर वही तुम किसके मूल हो वो बता दो। इस तरह से ये एक अनावश्यक एक तरह से षड्यंत्र का शिकार होकर अपनी ही प्राचीन परंपराओं को चैलेंज करना ये कोई अच्छा नहीं है। और जो बच्चे पाठ्यक्रम के आधार पर केवल ये मान लेते हैं कि ये सत्य है, उनको ये सोचना चाहिए कि पाठ्यक्रम बनने में तो लॉर्ड मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका है। ये अंग्रेजी कोई हमारी भाषा नहीं है, ना ये हमारी भाषा कभी रही। हम तो गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी आ गई यहाँ पर, अंग्रेज ले आए, इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर थोप दिया। आज अंग्रेजी के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, अंग्रेजी के बिना हम उठते नहीं, अंग्रेजी के बिना बैठते नहीं, अंग्रेजी के बिना खाते नहीं, हर जगह अंग्रेजी का प्रयोग हो गया। तो क्या अंग्रेजी हमारी भाषा हो गई? ये तो कोई दूर दूर तक हमारी भाषा नहीं है। इसलिए जो हमारी परंपराएं थी, हमारा जो आर्यों का पूरा इतिहास था, उसको बदल कर एक नया अपना जो है वो चीज़ें थोपने का जो षड्यंत्र है वो था। हमारे देश के भी बहुत सारे जो है पत्रकार, बहुत सारे लेखक, एक नए किस्म की लेखमाला लोगों ने पिछले दिनों चलाई, जिन्होंने समाज में इस तरह का विभाजन करने के लिए कि समाज आपस में लड़े टकराए कि नहीं हम असली निवासी हैं, ये नहीं हैं, वो है, और इन बातों से ले करके उन्होंने समाज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रखा है। समाज को तोड़ने के सिवाय उनका कोई लक्ष्य नहीं है। आर्य लोग बाहर के हैं या यहाँ के हैं, इस विवाद में वो क्यों डालना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। वो कुछ वर्गों को भड़का कर बहका कर ये सिद्ध करना चाहते हैं हमें तुम्हारे असली हितैषी हैं, ये बाकी लोग तो तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे तुम दूर रहो। आपने देखा होगा पिछले दिनों मनुस्मृति को लेकर कितना बवाल हुआ कि मनुस्मृति जो है इसको जला दो, मनु की जो आदमकद प्रतिमा जयपुर में लगी उसको तोड़ दो। कहने वाले क्या कह रहे थे कि मनु वो व्यक्ति है जिसने मनुस्मृति में जन्म से शूद्र और ब्राह्मण बना रखे हैं। अब ये मनुस्मृति हम नहीं मानते, इसमें प्रक्षेप हुआ है, मिलावट हुई, ये भी बीच के षड्यंत्रकारी लोगों ने मिलाया। ऋषि दयानंद ने तो कहा है कि जन्म से कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सब शूद्र होते हैं, पैदा होते ही बच्चा शूद्र पैदा होता है, परंतु जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो वो कहते उसका दूसरा जन्म होता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कारों से वो द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म पैदा होता है। तो हम तो उस विचार को मानते हैं, किंतु इसको इतना फैलाया और एक वर्ग विशेष के लोगों को भड़का कर और बहका कर समाज के अलग दायरे में खड़ा करके राजनीति की रोटियां सेकनी शुरू कर दी। कई प्रांतों में तो बड़ी भारी हल्ला मचा इस बात को लेकर के कि नहीं ये लोग हमारे हो ही नहीं सकते, ये आर्यंस जितने हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, इन लोगों ने हमें समाज में शूद्र बना रखा है। किसने शूद्र बना रखा है? हमने तो ऐसे लोगों को जो है पंडित की और आचार्य की उपाधियाँ दी हैं। हम तो कोई जन्म से किसी को छोटा नहीं मानते। इसलिए ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है कि यार ये बाहर से आए थे, ये मनुवादी हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये जात पात फैलाने वाले हैं, ये जन्म से शूद्र कहलाते हैं, वो कहलाते हैं। आर्यों का ऐसा कभी हुआ? आर्य तो उस व्यक्ति को आर्य मानते हैं जो अच्छे गुणों से संपन्न है। वो किसी भी जगह पैदा हुआ हो, किसी जात में पैदा हुआ हो, किसी देश में पैदा हुआ हो, अच्छे गुणों से संपन्न व्यक्ति, एक नोबल आदमी, एक श्रेष्ठ आदमी, वो आर्य कहलाता है। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई नस्ल नहीं है, जन्म से कोई आर्य भी नहीं होता, वो तो अपने गुणों से और लक्षणों से आगे आर्य बनता है।
जैसे और लोग जन्म से एक बच्चा मुसलमान पैदा हो जाता है, एक बच्चा हिंदू पैदा हो जाता है, ईसाई पैदा हो जाता है, ऐसे आर्य जन्म से पैदा नहीं होता। आर्य तो गुणों से बनता है। इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ एक पैमाना आर्य का ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो अच्छे गुणों वाला होगा वो आर्य कहला सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो किस देश का है और किस जाति का है और किस मजहब का है। ये है इसके अंदर। तो साथियों, आपने सुना सरदेव स्वामी जी के शब्दों में, और मेरे हिसाब से जो साथी ये कुतर्क करते हैं या जिन लोगों के दिमाग के अंदर पाश्चात्यों का वो साहित्य पढ़ने के बाद ये विचार का जो अंकुरित ये हुआ है कि आर्य जो है इस देश के मूल निवासी नहीं थे, वो यहाँ विदेशी आक्रमणकारी थे। संभवतः स्वामी जी के शब्दों को सुनने के बाद, स्वामी जी ने जो व्याख्या दी है उसको सुनने के पश्चात मेरे हिसाब से उनकी उन सब जो निर्मूल जो आशंकाएं थी उनकी उसकी समाप्त हो जाएंगी। और बहुत अच्छी तरह के स्वामी जी ने बेहद स्पष्टीकरण दे करके एक तथ्य स्वामी जी ने रखा और बताया कि वास्तविकता क्या है। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।